बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट जनरल मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 परसेंटेज रेशो एंड प्रोपोर्शन। हमारा यूनिट नंबर 1 चल रहा है, उसमें आज हम लर्न करेंगे काइंड ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रोपोर्शन को लर्न किया था कि व्हाट इज प्रोपोर्शन। द इक्वलिटी ऑफ टू प्रोपोर्शन, द इक्वलिटी ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। ठीक हो गया। फिर उसकी 4 टर्म्स थी। मीन, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज कॉल्ड एक्सट्रीम एंड सेकंड एंड थर्ड टर्म इज मीन। फिर हमने उनके में एक्स की वैल्यूज़ फाइंड की थी। हमने चेक किया था, एक क्वेश्चन में हमने चेक किया था कि क्या ये प्रोपोर्शन है या नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन आ जाए तो वो आपके पास प्रोपोर्शन हो जाते हैं, प्रोपोर्शन फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक्सरसाइज 1.5 तमाम आपने कंप्लीट की। आज हम एक्सरसाइज 1.6 से स्टार्ट करते हैं। ओके तो स्टूडेंट, आज हमने लर्न करना है काइंड ऑफ प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन की तो आपको डिफिनेशन आ गई। व्हेन द इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज आर इक्वल आर इक्विवेलेंट आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर आपके पास दो रेशो है वो इक्वल आ जाते हैं या इक्विवेलेंट आ जाते हैं तो हम कहते हैं वो प्रोपोर्शन है। दे आर टू काइंड ऑफ प्रोपोर्शन। अब आपके पास फर्दर प्रोपोर्शंस की काइंड्स आ जाती है। एक आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? अच्छा जी, व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन? डायरेक्ट देखें आप, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अच्छा जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को समझने से पहले हम क्या करते हैं कि हम इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक होगा। प्रोपोर्शन तो आपको पता है ना, इक्वलिटी ऑफ। अब दो रेशोज तो आपके पास आ गए, लेकिन अब हमने क्या करना है, उन रेशोज में देखना है, उसमें देखना है, हमने उनमें चेक करना है कि वो कौन सी टाइप्स आ रही है, उसकी काइंड कौन सी है रेशोज की, डायरेक्ट है या इनवर्स है। ठीक है, अब देखें एग्जाम्पल क्या कहते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज इज 60 देन प्राइस ऑफ 6 ऑरेंज इज 30। अच्छा जी, 12 ऑरेंजेस आपके पास 60 रुपीज़ के आते हैं, 6 ऑरेंजेस आपके पास 30 रुपीज़ के आते हैं। देन प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस 20। फिर 4 ऑरेंजेस 20 के और 2 ऑरेंजेस 10 के आ गए। अच्छा जी, अब आप क्या कहते हैं, आपने देखा डिक्रीज इन नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिजल्ट इन डिक्रीज इन प्राइस। जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ ऑरेंजेस कम होते गए उनकी प्राइस भी कम होती गई। ठीक हो गया। अब सेकंड क्या कहते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑरेंजेस रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्राइस। अगर आपके पास आप 2 ऑरेंज लेंगे तो 10 के आएंगे, 4 लेंगे तो 20 के, 6 लेंगे तो 30 के, 12 लेंगे तो 60 के। एरो का निशान नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये जो आपके पास रिलेशन आ गया बिटवीन टू रेशोज। ठीक है, प्राइस और ऑरेंजेस, ऑरेंजेस का और प्राइस का अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन करें, रेशो ऑफ ऑरेंजेस एंड रेशो ऑफ प्राइस, अगर ये आपके पास डायरेक्ट है तो क्या होगा, अगर आपके पास प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है। अगर आपके पास प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियो इन विच इंक्रीज इन वन क्वांटिटी causes a proportion increase in second quantity or decrease in one quantity result in proportion decrease in second is called direct proportion। यानी कि A रेशो B proportion C रेशो is direct proportion then A D B C, यानी कि मीन एक्सट्रीम इज इक्वल टू मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन आ जाएंगे अगर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक हो गया ना स्टूडेंट। इसी तरीके से आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए आपके और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग करते हैं आप। ठीक है, अगर आपका सफ़र छोटा है तो आपका जो पेट्रोल का खर्चा है वो कम आएगा। अगर आपका डिस्टेंस लॉन्ग है तो यकीनन आपका पेट्रोल का खर्चा भी ज़्यादा होगा। यानी कि इंक्रीज़ इन डिस्टेंस इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज़। ठीक है, और अगर आपका रास्ता कम है, अगर आपका ट्रैवलिंग आप कम कर रहे हैं तो यकीनन आपकी पेट्रोल का खर्च भी कम आएगा। या आप ये कह लें कि आप टिकट लेते हैं। ठीक है,
आप एक दूसरी सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप करीब के अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल नौशहरा जा रहे हैं तो नौशहरा तक का जो सफ़र है उसकी जो आपके पास टिकट की प्राइस है वो कम है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन आ गया, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आप देखिए इसी तरीके से अगर आप पेशावर से इस्लामाबाद तक जा रहे हैं तो पेशावर से इस्लामाबाद तक का जो टिकट है वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ गई। जैसे मीन ट्रैवलिंग आपकी इंक्रीज़ हुई, प्राइजेस भी, टिकट की प्राइजेस भी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से जब एक रेशो इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा रेशो भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। और अगर एक रेशो डिक्रीज़ हो रहा है और दूसरा भी डिक्रीज़ हो रहा है तो ये आपके पास क्या कहलाता है, ये भी आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। या अगर एक प्रोपोर्शन इंक्रीज़ हो तो दूसरा भी इंक्रीज़ हो, अगर एक रेशो डिक्रीज़ हो तो दूसरा भी डिक्रीज़ हो, तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ जाएंगे। अब हम इसको क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, क्वेश्चन कहते हैं द कॉस्ट ऑफ 15 eggs इज ₹75। हाउ मच 3 dozen eggs will cost। अच्छा जी, 75 क्या कहते हैं कि 15 अंडे 75 रुपये में आ जाते हैं, तो 3 दर्जन अंडों की प्राइस मालूम करें। सिंपल आपके पास ये क्वेश्चन। अच्छा जी, जब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आए ना तो स्टूडेंट सबसे पहले आप उसकी क्वेश्चन को आप बार बार रीड करें, 2-3 दफ़ा तो आप ज़रूर रीड किया करें कि ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये चीज़ क्या कह रहे हैं। उसको समझने के बाद उसका क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब कहते हैं कॉस्ट ऑफ 15 eggs, एग इज़ 75। अच्छा ये 15 eggs गिवन है और उनकी प्राइस गिवन है 75। फिर कहते हैं 3 dozen eggs गिवन है लेकिन उनकी प्राइस हमें मालूम नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, 3 दर्जन अंडों की कीमत फाइंड करनी है। क्योंकि हम कह रहे हैं काइंड ऑफ प्रोपोर्शन, तो हमने देखना है कि जी ये कौन सा प्रोपोर्शन, पहले इसकी काइंड कौन सी है। अब 15 eggs 75 में आएंगे और 3 dozen eggs मतलब कि 3 डज़न तो ज़्यादा होंगे ना, तो उनकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया, क्योंकि एग्स इंक्रीज़ होंगे तो उनकी प्राइस भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे एग्स कम थे, उनकी प्राइस कम थी। अब हम क्या करते हैं, द कॉस्ट ऑफ 3 dozen eggs इज इक्वल टू, हमने फाइंड करनी है द कॉस्ट ऑफ 3 dozen eggs, जो कि हमें मालूम नहीं है तो वो हमने कर दी, उसको एक्स का नाम दे दिया। जो हमारे पास मालूम ना हो, जो टर्म हमारे पास मालूम नहीं होती हैं उसको हम एक्स का नाम दे देते हैं। फिर हमारे पास गिवन कितने हैं, 3 dozen eggs हमारे पास कितने बनते हैं, यानी कि 1 डज़न में 12 होंगे तो 3 डज़न में 36 होंगे। अब हम इनका प्रोपोर्शन बना लेते हैं, ठीक है, एक्स और रेस का प्रोपोर्शन, ठीक है। आ गया हमारे पास एक्स की रेशो और प्राइस की रेशोज़। अब 15 eggs 75 रुपीज़ में आ रहे हैं तो 36 eggs कितने रुपीज़ में आएंगे। तो ये आप अगर मेंटली कॉन्सेप्ट भी आप देख लें तो आपके पास 15 eggs हैं तो 75 में आएंगे। अब यहाँ एक्स इंक्रीज़ हो गए हैं तो यकीनन जब एक्स इंक्रीज़ हुए हैं तो एक्स की प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगी ना, जैसे कि मैंने आपको ऑरेंजेस की एग्जांपल दी थी। तो अब हमारे पास हम क्या कहते हैं, इनको प्रोपोर्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, 15 रेशो 36 प्रोपोर्शन 75 रेशो एक्स, ठीक है। ए बाई बी और ABCOD, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू, और मीन क्या होता है, सेकंड और थर्ड वैल्यू। द 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 36, यहाँ पे भी क्या है 36 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमारे पास 15 एक्स इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय 36 आ गया। तो हमने क्या किया कि आपने जिस तरह एक्सरसाइज 1.1 में स्टूडेंट अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 15, ये जो 15 है हमने इसको राइट साइड पे
मूव करना है तो हम क्या करते हैं 15 डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड। जब हमने 15 को बोथ साइड डिवाइड किया, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 15 और 75 ये 3 के टेबल पे डिविजिबल है, तो 3 5 are 15 एंड 15 सॉरी ये 5 पे डिविजिबल हो रहा है, 3 5 are 15 एंड 15 5 are 75। नेक्स्ट हम क्या करते हैं 15 मल्टीप्लाई बाई 36 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 1s are 3, 3 12s are 36। अब आपके पास क्या आ गया 15 मल्टीप्लाई बाई 12। 15 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो 180 आ जाता है। तो कॉस्ट ऑफ 3 डजन एग्स आर 180। तो हमारे पास 180 यानी कि 36 एग्स आपके पास 180 में आ गए। ठीक हो गया ना स्टूडेंट। 15 एग्स 75 में आए तो 36 एग्स कितने में आ गए 180 में आ गए। तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन भी हमने कर लिया। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना स्टूडेंट। इसी तरीके से हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन भी होंगे, बस आपके पास डिफरेंट आपने वर्ड प्रॉब्लम डिफरेंट होंगे, उनको समझना होगा कि क्या मांग रहे हैं और क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है। ठीक है। अब सेकंड क्या कहते हैं, अ कोस्टर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 4495 किलोमीटर इन आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 12 आवर्स इफ देयर इज नंबर ऑफ चेंज इन दी स्पीड ऑफ द कोस्टर। अच्छा जी, कहते हैं कि कोस्टर कवर करती है 495 किलोमीटर। 9 घंटे में वो कितना कवर करती है 495 किलोमीटर। तो कितना 12 घंटों में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है ना, इन द स्पीड ऑफ द, अच्छा जी उसी स्पीड पे जितनी स्पीड थी। देखें आप कहते हैं स्पीड उसकी चेंज नहीं हुई, स्पीड उसकी जो कोस्टर की जो स्पीड थी जो 495 किलोमीटर के लिए जो स्पीड उसने रखी हुई थी वो ही नेक्स्ट 12 आवर्स में उसने जितना कवर किया उसके लिए भी उतनी स्पीड थी। यानी कि अगर वो 80 की स्पीड पे जा रहा है ना तो वो 12 आवर्स के लिए भी 80 की स्पीड पे ही जा रहा था, ये नहीं कि उसमें स्पीड उसकी इंक्रीज़ हो गई। अब आपको समझ आ गई ना इस क्वेश्चन की। कोस्टर ने 95 9 घंटे में वो 495 किलोमीटर कवर करता है, तो 12 घंटों में वो कितना करेगा। तो 9 घंटे में 495। अब आवर्स जब इंक्रीज़ हो गए तो डेफिनेटली किलोमीटर भी इंक्रीज़ हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ये तो आप देख ही रहे हैं, आपको समझ भी आ गई। घंटे में अगर वो 495 किलोमीटर कवर कर रहा है तो 12 आवर्स में वो ज़्यादा करेगा, ज़्यादा ही आएगा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही आ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस कवर बाय अ कोस्टर इन 12 आवर हमने फाइंड करना। अब हमने क्या फाइंड करना है कि वो 12 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसको हमने एक्स का नाम दे दिया। आवर्स और डिस्टेंस में हमारे पास क्या है, आवर्स और डिस्टेंस का हमने प्रोपोर्शन फाइंड करना है। 9 आवर्स है, डिस्टेंस 495 है। 12 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करना है वो हमने फाइंड करना है। तो हमने क्या कर दिया 9:12 495 रेशो एक्स करें। अब ये जो आपके पास एरो है ना, तो डायरेक्ट में एरो का निशान आपके पास नीचे की तरफ आता है। अब हमने क्या किया, और अब 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स, मीन और एक्सट्रीम ले लिया। एक्सट्रीम क्या 9 और एक्स, और एक्सट्रीम क्या है, सॉरी एक्सट्रीम क्या 9 और एक्स, और मीन क्या 12 और 495। ठीक हो गया। अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, डिवाइडिंग 9 ऑन बोथ साइड। 9 को 9 पे डिवाइड कर लिया, यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन कर ली। अच्छा जी, ये 9 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 3 ज़ा 9 4 3 ज़ा 12। 4 मल्टीप्लाई बाय 495 डिवाइडेड बाई 3। अब ये 3 पे ये नंबर दोबारा से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये फिर आपके पास डिविजिबल बाय है 3, तो 165 पे डिवाइड हो रहा है। तो 165 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 660 किलोमीटर आ जाता है। तो आपके पास कितना है, देखिए 12 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 660 डिस्टेंस किलोमीटर का डिस्टेंस कवर। अब समझ आ गई ना स्टूडेंट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम कैसे करते हैं। जब आपके पास इंक्रीज़ हो रहा था, देखें आवर्स इंक्रीज़ हुए तो डेफिनेटली उसका डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो गया।
तो ज़्यादा टाइम में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और कम टाइम में वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की आपके पास सेकंड क्वेश्चन आ गया। थर्ड आपके पास है अ मशीन कैन चेक 1575 पेपर्स इन 45 मिनट्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू चेक 8400 पेपर्स विद द सेम स्पीड। अच्छा जी, अब एक मशीन है, पहले इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। कहते हैं एक मशीन है और वो चेक करती है 1575 पेपर्स, 45 मिनट्स लगाती है पेपर्स को चेक करने में। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू चेक 8400 पेपर्स। तो जब वो आपके पास पेपर्स 8400 आएंगे तो वो कितना टाइम लगाएगी, वही मशीन, ठीक है, मशीन है कि मशीन है और वो चेक कर रही है पेपर्स, और 1575 पेपर 45 मिनट्स में चेक करेगी। तो 8400 पेपर्स चेक करने के लिए कितना मिनट्स लेगी। तो स्टूडेंट आप देख लें, डेफिनेटली जब आपके पास पेपर्स कम थे तो मिनट्स भी कम थे, अब पेपर्स ज़्यादा हैं तो मिनट्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन आ गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गया। हमने फाइंड क्या करना है कि मशीन 8400 पेपर कितने मिनट चेक करती है, तो उसको हमने एक्स का नाम दे दिया। अब पेपर्स हैं 1575 और मिनट्स हैं 45, 8400 और इसके मिनट्स हमें पता नहीं है, तो हमने इसके मिनट्स फाइंड करने, क्योंकि ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हो रही है। तो हमने इसको क्या कर लिया, ए रेशो, इसको और इसका रेशो ले लिया। आपके पास क्या आ गया, 1575 रेशो 8400 और 45 रेशो एक्स कर लिया। अब मीन और एक्सट्रीम वही प्रोसीजर स्टूडेंट्स, बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। अब हमने क्या कर लिया, x को 1175 से मल्टीप्लाई कर लिया और 8400 को 45 से मल्टीप्लाई। अब 1575 डिविजिबल हो रहा है बोथ साइड, ठीक है। अब हम इस राइट साइड को सिंप्लीफाई करते जाते हैं। देखिए 8400 डिविजिबल बाय 5 हो रहा है, नीचे ये 1000 यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये 5 पे डिविजिबल है, यानी कि 315 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाता है, और ऊपर हमारे पास 1680 आ जाता है। अब आपके पास फर्दर ये डिविजिबल है, ये देखिए 45 पे डिवाइड हो, 41 ज़ा 45 1 ज़ा 45, 47 ज़ा 45 7 ज़ा 315। अब आ गया 1680 डिवाइडेड बाय 7। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 240 मिनट्स आ गए आपके पास। अब ये तो मिनट्स आ गए ना, हमें कहते हैं आवर्स फाइंड करें, ठीक है ना, कि हमें तो आवर, अच्छा जी, तो हमारे पास 240 मिनट्स आ गए। तो 240 मिनट्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं आवर्स में। तो जब हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो हम इसको 60 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 4 आवर्स आ गए। 240 को जब हमने 60 पे डिवाइड कर लिया तो हमारे पास 4 आवर्स आ गए, यानी कि जब मशीन चेक 8400 पेपर इन 4 आवर्स, ठीक है, वो 45 मिनट्स थे, तो 240 मिनट्स थे। तो 240 मिनट्स को यकीनन हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम अब 240 मिनट्स हमें एग्जैक्ट तो टाइम नहीं पता, तो हमने तो टाइम मालूम करना था, इसलिए हमने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 पे डिवाइड कर लिया। जब हमने 60 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 4 आवर्स आ गए, यानी कि 1575 पेपर अगर 45 मिनट में चेक होते हैं तो 8400 पेपर्स 4 आवर्स में चेक होंगे, ठीक है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 240 मिनट्स में चेक होंगे।
बिकॉज यहाँ पे मिनट्स गिवन है 45, तो हम यहाँ पे मिनट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको आवर्स में लिख लिया, यानी कि 4 आवर्स में। ठीक हो गया। तो हमने कहा है ना कि रेशियोज हमारे पास सेम काइंड और सेम यूनिट होते हैं, लेकिन अगर यूनिट डिफरेंट हो तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इससे। तो हमारे पास अगर हम इसको 4 आवर्स भी कर लें, द मशीन चेक 8400 पेपर इन 4 आवर्स और 240 मिनट्स। ठीक है, या 240 मिनट्स वो लगाती है 8400 पेपर चेक करने में, और अगर आवर्स में कन्वर्ट कर लें तो 4 आवर्स लगाती है वो। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपके ये 3 क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हो गए। आपको समझ आ गई ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन की? आपने क्वेश्चंस भी कर लिए। हमने देखा ना कि जैसे ही हमारे पास इंक्रीज़ हुई, एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो डेफिनेटली दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है, अगर कहीं डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमने अभी जो 3 क्वेश्चंस किए उन तीनों में तो हमारे पास इंक्रीज़ ही चल रहा है, एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। काइंडली डू दिस क्वेश्चन इन योर नीट कॉपीज and do practice a lot and send your copies to school so we check it. Okay, thank you student, best of luck.